Okay, so this video is being made for a student of mine. अगर आपका भी सेम चैप्टर और सेम क्लास है और सेम बुक यूज़ हो रही है तो यू कैन रीड दिस चैप्टर एज वेल. सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें हम बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पैराग्राफ. I'm talking about this paragraph. So इसमें क्या लिखा हुआ है, we follow rules in almost everything we do. There are certain rules in a family as when people wake up, have their meals. ठीक है, rules are made so that people can live and work together in a smooth and systematic way. Without rules, so basically it's telling us about कि rules होना ज़रूरी है हर चीज़ में. अगर rules नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं चल पाएगा. जैसे कि हम स्कूल रूल्स के अकॉर्डिंग जाते हैं और पढ़ते हैं, क्लासेस सारी अकॉर्डिंग टू अ डिसिप्लिन होती हैं. अच्छा, नाउ इसमें फर्स्टली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. सो लेट्स रीड अबाउट दिस. सो इसमें लिखा है, अ नेशन और अ स्टेट इज़ गवर्न बाय रूल्स लेड डाउन बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. सो यहाँ पे नेशन और स्टेट का मतलब है एक कंट्री. सो एक कंट्री गवर्नड होती है बाय रूल्स जो कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. सो बिफोर वी डिस्कस व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एंड वाई इट इज़ नेसेसरी, हम इससे डिस्कस करने से पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है और नेसेसरी क्यों है, लेट अस अंडरस्टैंड स्टेट का मतलब क्या होता है. तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ कंट्री, द वर्ड the word state can mean one of the many parts it is divided into. so state को हम काफ़ी सारे parts में भी अगर divide होता है तो इस context में भी हम बोल सकते हैं. for example such as the states of India, USA. The state written with capital S on the other hand refers to a nation as political entity. और अगर ये capital state से लिखा होगा, capital S के साथ लिखा होगा, तो उसे हम एक नेशनल या पॉलिटिकल आइडेंटिटी बोल सकते हैं. देन दो स्टेट एंड गवर्नमेंट आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली. जो स्टेट और गवर्नमेंट होती है वो ऑफन इंटरचेंजेबली यूज़ होती है. देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स. इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस है. द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री मे चेंज पीरियडिकली बट स्टेट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट. जो गवर्नमेंट होती है कंट्री की वो पीरियडिकली चेंज होती है, मतलब इलेक्शन हुए फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है. जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो वो गवर्नमेंट बनाती है. बट स्टेट जो है वो कंट्री तो एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, लेट्स सी दैट फर्स्ट. देयर हैज़ बीन सेवरल चेंजेस इन गवर्नमेंट सिंस स्टेट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म 1947 में. फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया की गवर्नमेंट बीजेपी चल रही है बट दैट डजंट चेंज इंडिया. तो स्टेट जो है वो इंडिया ही रहेगा बट गवर्नमेंट चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू इलेक्शंस या फिर टाइम, तो जो भी डिसाइडेड होता है. अभी इसमें लिखा है, एक एग्जाम्पल दिया है. इन 2011 लिबिया प्लंज्ड इनटू अ सिविल वॉर. लिबिया एक कंट्री है, उसमें सिविल वॉर हो गया था विद द पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप. वो सिविल वॉर क्यों हुआ था? जो ये मुअम्मार गद्दाफ़ी था उसकी डिक्टेटरशिप थी. डिक्टेटरशिप मतलब वो फोर्सफुली वहाँ पे रूल कर रहा था. तो वहाँ पे किसने इंटरवेंशन किया? यूएन और यूरोपियन कंट्रीज़ ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने के लिए उन्होंने इंटरफेयर किया. तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद रखना होगा. ये नाउ let's move on to the other paragraph. So basically now we are talking about what is a constitution. एक constitution क्या होता है? The rules and principles on the basis of which a country is governed. ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो rules और प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पे कंट्री चलती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. वो कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफ़ाइन करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इंडिया में वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि हमारी कंट्री को कैसे गवर्न करना है या कैसे आगे चलना है. सो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ईदर इट्स रिटन और अनरिटन. नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन, देर आर सर्टेन पॉइंट्स हियर, द फर्स्ट पॉइंट एंड देन देर आर दीज पॉइंट्स. तो उनको हम एक बार देख लेते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टाइप ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल, सो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम अ कंट्री हैज़. तो क्या बताएगी कॉन्स्टिट्यूशन कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम एक कंट्री का कैसा है, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ देर आर, जैसे क्या क्या हो सकता है, देर कैन बी मोनार्कीज़, ठीक है, देर कैन बी डेमोक्रेसीज़, देर कैन बी डिक्टेटरशिप्स. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट लाइन्स.
let's see these. So in which the king center of power monarchy के अंदर क्या होता है, किंग का होता है. सो और डेमोक्रेसीज में पीपल का होता है, हम वोट देते हैं और फिर वो जो है वोट देने के बाद गवर्नमेंट आती है. सो जिसको ज़्यादा वोट मिलती है वो डेमोक्रेसी में वो जीत जाता है और वही गवर्नमेंट फॉर्म करता है. फिर देन वी हैव डिक्टेटरशिप्स विच इज़ अ लीडर इन मोस्ट पावरफुल. एग्जाम्पल हेड ऑफ मिलिट्री. डिक्टेटरशिप्स में लीडर्स हो जाते हैं, अगर किसी के अंडर आर्मी है और वो डिक्टेटरशिप ला सकता है. सो इसमें डिफरेंस देख लेना, मोनार्कीज एंड डिक्टेटरशिप. मोनार्कीज में किंग होते हैं और डिक्टेटरशिप में मोस्ट पावरफुल पर्सन जिसके पास मिलिट्री हो, फॉर एग्जाम्पल. नाउ लेट्स move on to the second point. A constitution describe the principles along which a country is to be governed. एक constitution describe करता है कि किस principle पे country जो है वो चलेगी. ये बहुत बार ये points आ चुके हैं, तो I'm not gonna elaborate on these points. ये बहुत easy है. This serves as an important protection against the danger of group people rising power and making laws to change the basic structure of state. So these are quite easy points. Now a constitution lays down the power of different organs of government and provides measures so that these powers may be misused. A constitution lays down the power of different organ of government. मतलब constitution बताएगा कि different organs of government है, for example executive, judiciary और administration. So उनका जो भी होगा वो different organs के different functions बताएगा कि किसको क्या करना है, जिससे कि पावर जो है इक्वली डिवाइड होती है. एंड प्रोवाइड मेजर्स सो दैट दीज पावर मे नॉट बी मिसयूज्ड. और मेजर्स देता है कि इन पावर को मिसयूज़ ना किया जाए. देन वी हैव दिस पॉइंट, द थर्ड पॉइंट. It sets out the right that the people enjoy and provide measure for safeguarding and protecting these rights. So this is important, safeguarding and protecting these rights. कौन से right जो हमको people को, citizens को जो right मिलते हैं उनको safeguard करता है. For example we have फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो वो इंश्योर करते हैं कि हमारे जो भी फ्रीडम हमको मिले हुए हैं या जो भी राइट्स हमें मिले हुए हैं वो सारे सेफगार्ड रहे, वो सारे सुरक्षित रहे. Then that means it spells out the steps that an individual or group may take if their rights are taken away by others. और इसमें यही बता रहा है कि क्या steps लेने चाहिए अगर हमारे rights हमसे ले लिए जाएँ तो this is basically talking about fundamental rights and remedies. Then we have the making of our constitution. So ये हमारा constitution बना कैसे. So Indian constitution was drafted by the body of 299 people थे. constituent assembly बोला गया है जिन्होंने constitution draft किया, मतलब बनाया, उसको क्या बोला गया है, constituent assembly. This. So these learned men and women from different political parties and walks of life were elected by people who entrusted them with the task of framing the. तो काफ़ी सारे लोग थे. अब इन जो लोग इस कमेटी के अंदर थे या इस कैबिनेट के अंदर थे, उन्होंने काफ़ी सारे मिल के लोगों ने 299 एक ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन. डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन देयर बैकग्राउंड. काफ़ी सारे लोग थे तो उनके बैकग्राउंड भी अलग थे, बट उनके बैकग्राउंड के डिस्पाइट भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करके एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके दिया, एक ड्राफ्ट करके दिया कॉन्स्टिट्यूशन. दे हैड लर्न फ्रॉम इंडियाज़ लॉन्ग स्ट्रगल. अब वो किससे इंस्पायर थे, इंडिया का लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, दैट इफ़ अ कंट्री हैड टू प्रोग्रेस द पीपल हैड टू बी इन्वॉल्व इन गवर्नेंस. अगर कंट्री को जो है प्रोग्रेस करनी थी तो जो उस कंट्री के लोग हैं उनको जो है इन्वॉल्व करा जाना चाहिए. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो दे फेल्ट दैट इंडिया शुड हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो उनको क्या लगा कि इंडिया के पास एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी ज़रूरी है, ठीक है. सो नेक्स्ट, दे बोरोड आइडियाज़. अब उन्होंने काफ़ी सारी कंट्रीज से भी आइडिया लिए थे, तो उन्होंने इसी के बारे में लिखा है. दे बोरोड आइडियाज़ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ कीपिंग इन माइंड द स्पेशल नीड ऑफ इंडियन पीपल. अब उन्होंने आइडियाज़ दूसरी कंट्रीज से लिए और अपने दिमाग में ये भी रखा कि इंडिया के लोगों की स्पेशल नीड्स क्या है. सो दिस, as Jawaharlal Nehru said while addressing the Constituent Assembly, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, the aim was to build a nation. Then we are ये इधर कंटिन्यू हो रहा है, wait, yeah. So in which
the aim was to build a nation in which all power and authority would be derived from people. So ये important है, derived from people होगा, जितनी भी power और authority है derived from people. Now that would secure justice, equality and freedom for all citizen irrespective of religion. अब इसमें एक ये भी आ गया irrespective of क्या, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एट्सेट्रा. तो इन चीज़ों को हम नहीं कंसीडर करेंगे, सबके पास फ्रीडम होगा, सबको हम इक्वालिटी देंगे. वी विल नॉट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. नाउ इन विच द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ एंड बैकवर्ड क्लासेस वुड बी सेफ गार्डेड. अब इसमें बेसिकली बताया गया है कि हम माइनॉरिटीज़ जो कि कम संख्या में लोग हैं और बैकवर्ड क्लासेस हैं, लोअर कास्ट हैं, तो उनको भी उनके राइट्स भी सेफ गार्ड करे जाएंगे. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट वी हैव दैट वुड स्ट्राइव टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ मासेस हु वर लिविंग अंडर पोवर्टी. सो जो लोग ये पोवर्टी में रह रहे थे उनकी कंडीशन को ठीक किया जाए. दैट मीन्स उनके लिए कुछ ऐसे काम, ऐसे स्कीम्स निकाली जाएंगी जिससे कि उनकी पॉवर्टी कम हो सके. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और आज तक भी हमारी कंट्री में यही सब देखा जा रहा है कि ऐसी क्या स्कीम्स आती हैं, या इसी बेसिस पे हम गवर्नमेंट को हम डिफ़ाइन करते हैं कि उसने किस टाइप की पुअर लोगों के लिए स्कीम्स लेके आए हैं, वो गरीब लोगों के लिए स्कीम्स लाए हैं. तो ये हमारा बेसिकली एक और एम था. नाउ दैट वुड कंट्रीब्यूट टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर. अब इंडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट नज़रिया है, वो चाहती है वर्ल्ड पीस. इनफैक्ट एनी डेमोक्रेटिक कंट्री ज़्यादातर वो वर्ल्ड पीस चाहेगी और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड चाहेगी. तो इंडिया भी कोई अलग नहीं थी, उनका भी यही मोटिव था. सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स जो कि अभी मैंने बताए हैं. सो इसमें क्या क्या हुआ था, एक नेशन बिल्ड करना. दैन वी टॉक अबाउट एक ऐसा नेशन जो कि पावर डराइव करेगा लोगों से, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स, इक्वालिटी देंगे. देन सेफ गार्ड करेंगे माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लासेस को, एंड पॉवर्टी कम करेंगे, एंड वर्ल्ड पीस और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड हम देखेंगे. नाउ इट टुक द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 156 सेशंस. ओके, सो इसमें कितने सेशंस लगे, 156 सेशंस. नाउ spread over almost 3 years to shape the lengthiest constitution. हमारा constitution lengthiest constitution है in the whole world, और इसको बनाने में it took around 3 years of time. So ये ध्यान में रखना होगा. Now the members displayed an extraordinary sense of unity and took care to include the points of view. ये सब चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर एक जो भी मेंबर था उसके व्यू को ध्यान में रख के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था. नाउ ये अभी ये एक्स्ट्राज है, यू कैन रीड देम. सो या, एंड this one is our preamble. This is our preamble. सो जिसमें कि क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए sovereign सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक. और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें कि हमारे मेन एम्स क्या क्या थे, वो चीज़ें इसमें मेंशन किया है. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, और ऑल्सो डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोवरेन, सेक्युलर, ये सारी चीज़ें हैं हमारे प्रीएम्बल में लिखी हुई है. दैट्स वाई इंडिया इज़ वॉकिंग ऑन दीज फुट स्टेप्स. अच्छा, नेक्स्ट पेज वी हैव, वेट, सो या, सो फाइनली द साइन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा कब हुआ था, वो हुआ था 26 नवंबर 1949. ये इम्पॉर्टेंट डेट है. नाउ एज यू ऑलरेडी नो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, और वो इफेक्ट कब आया था, दीज आर 2 डेट्स. अगर वो हमसे पूछे कि रेडी करके साइन कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 केम इनटू बीइंग भी वो बोल सकते हैं उसको हम. नाउ इफ़ दे आर आस्किंग कि इफेक्ट में कब आया था, तो 26 जनवरी 1950.